गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर परिवहन या परिसंचरण तंत्र है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब मनुष्य में परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र हृदय, हार्ट, रक्त वाहिनियाँ एवं रक्त या रुधिर से बना होता है। अगर पूछा जाए मनुष्य में परिसंचरण तंत्र किससे बना होता है, तो हृदय, रक्त वाहिनियाँ और रक्त से मिलकर परिसंचरण तंत्र बनता है। अब यहाँ पर बात किया जाए मानव हृदय। मानव हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार पेशीय रचना है। मानव हृदय कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है और त्रिकोणाकार, कुछ त्रिभुजाकार होता है। पेशीय रचना होती है, मांसपेशियों से बना होता है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है ना। हृदय में 4 बेस्म यानी कि 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 ऊपरी कक्ष जिसे आलिंद और 2 निचले कक्ष जिसे निलय कहते हैं। ओके, हृदय के दाएं भाग यानी कि दायां अलिंद या दायां निलय में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में बायां अलिंद या बाएं निलय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ पर देखिए, फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुस कोशिकाएं, फुफ्फुस से फुफ्फुसीय सिरा, शरीर की महाधमनी, शरीर से महाशिरा, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं, इस तरह की संरचनाएं होती हैं। अब देखते हैं रक्त परिवहन क्या होता है। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। अब अशुद्ध रक्त का मतलब अशुद्ध रक्त में CO2 मिला रहता है, तो अशुद्ध रक्त को शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है, जहां से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुँचता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। अब इसके बाद देखिए रक्त वाहिनियाँ क्या है। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने और वापस हृदय में लाने के लिए रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। इन्हें धमनी, शिरा, कोशिका में बांटा गया है। अब धमनियाँ क्या हैं? देखिए, ये गहरे रंग की धमनियाँ जो होती हैं गहरे रंग की दिखाई देती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त जो कि शुद्ध होता है को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी का काम क्या है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती है। क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। अब शिराएं क्या हैं? शिराएं जो हैं हरे नीले रंग की होती हैं, दिखाई देती है ना, हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाती हैं। अशुद्ध रक्त का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा और शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। इसमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। इनकी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। ओके, शरीर में फुफ्फुस जिसे पल्मोनरी कहते हैं, धमनी अपवाद है। पल्मोनरी धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। मतलब सारी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। इसी तरह सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस यानी कि पल्मोनरी शिरा में ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध रक्त बहता है। हृदय स्पंदन को मापने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप यानी कि आला कहलाता है। आला देखे होगे आप लोग, डॉक्टर ले रहे थे, तो आला को इंग्लिश में कहते हैं स्टेथोस्कोप या आला कहलाता है, जो कि हृदय स्पंदन को मापता है। अब केशिका क्या है?
धमनियाँ तथा सिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। इन्हें केशिका कहते हैं, यानी कि जो महीन महीन शाखाएं होती हैं वो केशिका कहलाती है। ओके, और जो मोटी मोटी होती हैं वो धमनी होती है, और जो ऊपर से दिखाई देती हैं ये सिरा होती है। रक्त, रुधिर यानी कि ब्लड सभी जंतुओं में पाया जाने वाला तरल पदार्थ रक्त होता है। तो जो रुधिर यानी कि खून या रक्त या ब्लड, ये सभी जंतुओं में पाया जाने वाला तरल पदार्थ होता है। कशेरुकी जंतुओं में रक्त का रंग लाल होता है। कशेरुकी जंतु का मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तथा अकशेरुकी जंतुओं में रक्त रंगहीन या अन्य रंगों का होता है। आगे, रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रुधिर किस चीज को ले जाता है? नमस्ते बच्चा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब देखिए, रुधिर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, मतलब रुधिर दो चीज से बना होता है। एक रुधिर कणिकाएं है ना, ब्लड पार्टिकल्स, और दूसरा होता है प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं यानी कि रुधिर का लगभग 45% भाग रुधिर कणिका होता है, और रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि WBC, और रुधिर प्लेटलेट्स। अब लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स या RBC, ये क्या होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी हुई गोल तस्तरी नुमा उभयावतल होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। तो अगर पूछें रुधिर को लाल रंग किसकी वजह से प्रदान होता है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के वजह से। ओके, आगे देखिए इसमें फिर इनका जीवन काल, जो RBC का जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 100 से 120 दिन का होता है। और शरीर में अस्थियों की जो अस्थि मज्जा में बनती है, अगर पूछा जाए RBC कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है। भ्रूण में कणिकाएं यकृत और प्लीहा में बनती है, यानी जो भ्रूण जो बच्चे होते हैं उनमें RBC कहाँ बनती है? यकृत और प्लीहा में बनती है। क्लियर है? अब इसके बाद में क्या है, RBC के कार्य क्या हैं? तो देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं मानव शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती है। मतलब RBC का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, अर्थात कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का आदान प्रदान। तो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने का काम किसका होता है? RBC का काम होता है। अब आता है WBC क्या? तो WBC मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। अनियमित आकार की WBC जो होती हैं वो RBC की अपेक्षा बड़ी होती हैं और केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। यह रंगहीन होती है। WBC का कोई रंग नहीं होता है, और ये कहाँ बनती है? प्लीहा में बनती है, और जबकि RBC अस्थि मज्जा में बनती थी, है ना। और WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, लेकिन भैया RBC का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है ना। अब WBC हमारे शरीर में रोगों से रक्षा का काम करती है। तो देखिए इसका कार्य क्या है WBC का, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है? तो WBC शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का मतलब हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करती है। ओके, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। यह शरीर अशक्त और टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। तो WBC रुधिर की साफ सफाई करती है। अब आता है रुधिर प्लेटलेट्स। तो रुधिर प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी केंद्रक विहीन द्विउत्तलीय प्लेट नुमा होती है। एक घन मिलीमीटर रक्त में जो रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या होती है
वो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक होती हैं और इनका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। तीनों का जीवन काल क्लियर है। आरबीसी का 100 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का 8 से 10 दिन, ये लगभग में है। अब रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? तो रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर स्राव को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। जैसे क्या होता है, जब चोट लगती है तो हम लोग जहाँ से खून निकलता है वहाँ पर कुछ देर ऐसे दबा कर रखते हैं और कुछ देर के बाद देखा जाता है रुधिर बहना बंद हो जाता है। नमस्ते बच्चा, इतना क्लियर? अब रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं? देखिए, इतना क्लियर है कि इसका काम क्या है? थक्का बनाने में सहायक। पुरुषों के 1 घन मिलीमीटर रक्त में आरबीसी की संख्या 55 लाख तक और स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है 5000 से लेकर 9000 तक होता है। ऊंट के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार और केंद्रक युक्त होती है। अब देखते हैं रुधिर प्लाज्मा क्या होती है, क्योंकि रुधिर 2 भाग से बना है। एक तो रुधिर कणिका जो कि 3 प्रकार का है ना, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और ये प्लेटलेट्स। अब दूसरा रुधिर प्लाज्मा। रुधिर प्लाज्मा हल्का पीला रंग का चिपचिपा और पारदर्शी तरल पदार्थ होता है और रुधिर प्लाज्मा 55 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से रुधिर प्लाज्मा में 90% जल, 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। याद रखना, रुधिर प्लाज्मा में 90% जल और 10% बाकी अन्य पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवण के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। अकार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा, अम्ल और हार्मोन्स होता है। क्वेश्चन है, रुधिर कैसे जमता है? रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं और रुधिर जब बाहर वायु के संपर्क में आता है तभी रुधिर जमेगा। याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, रुधिर शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है? रुधिर जब वायु के संपर्क में आता है तभी रुधिर जमेगा, उसके पहले नहीं। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स विघटित हो जाती है, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजेन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशों की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन रेशे क्षतिग्रस्त स्थान पर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है। रक्त का बहना रुक जाता है। कभी कभी चोट या घाव के हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है और इसे सीरम कहते हैं। याद रखना, जो हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है उसे क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। अब रुधिर वर्ग क्या होता है? मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, एक प्रतिजन और एक प्रतिरक्षी। अब प्रतिजन क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। अब प्रतिरक्षी क्या है? रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। वैज्ञानिक खोज के आधार पर कार्ल लैंड स्टेनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त के वर्गों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ए वर्ग बी, वर्ग ए बी और वर्ग ओ। रुधिर वर्ग ए, इसमें प्रतिजन ए पाया जाता है एंटीजन और प्रतिरक्षी बी पाया जाता है। रुधिर वर्ग बी में प्रतिजन बी और प्रतिरक्षी ए। अच्छा, हिंदी नाम भी पूछा जा सकता है एंटीजन या एंटीबॉडी के नाम से, है ना। ए बी में ए बी और इसमें कोई नहीं, ए बी में प्रतिरक्षी कोई नहीं, लेकिन रुधिर वर्ग ओ में प्रतिजन कोई नहीं और प्रतिरक्षी ए और बी दोनों। रक्त का थक्का के समान जमना, है ना, अभिश्लेषण तभी होता है जब प्रतिजन ए और प्रतिजन ए
है ना। जब प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी स्मॉल ए साथ साथ उपस्थित हो और प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित हो, इनके अभिश्लेषण के कारण रक्त कोशिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और रक्त का बहाव रुक जाता है, जिसके कारण रक्तग्राही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हृदय स्पंदन क्या होता है? हृदय का धड़कना क्या है? दोनों अलिंद और दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते रहते हैं, इसी को हृदय की धड़कन कहते हैं, जिन्हें क्रमशः जब वो सिकुड़ते हैं तब हृदय का संकुचन और जब वो फैलते हैं तब शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज़ सुनाई देती है ना, जिसे हृदय स्पंदन या हृदय का धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय धड़कता है। धक 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 72 बार होता है ऐसे, है ना। अब रक्त का आदान प्रदान, चोट लगने या शरीर में रक्त की कमी होने पर अलग से रक्त चढ़ाकर इसे पूरा किया जाता है ना। इस क्रिया को रुधिर आदान कहते हैं। इस क्रिया में दाता और ग्राही दोनों के रक्त वर्गों का सुमेलन किया जाता है। कौन दे रहा है और कौन ग्रहण कर रहा है ना। रुधिर देने वाले को दाता कहते हैं और रुधिर ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं। रुधिर वर्ग ओ जो है सर्वदाता है, यानी कि जिनके खून का रुधिर वर्ग ओ है वो सबको खून दे सकते हैं, और रुधिर वर्ग जो है सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। जैसे मेरा जो है ए बी है, रुधिर वर्ग ए बी जो सर्वग्राही, मेरा ए बी है, मतलब सबका खून मैं ले सकता हूँ, है ना, दे नहीं सकता। आगे रुधिर वर्ग ए, देखो रुधिर वर्ग ए किसको किसको खून दे सकता है? तो रुधिर वर्ग ए जो है ये दाता है, तो ए जो है ए बी ओ सबको दे सकता है, क्लियर है। रुधिर वर्ग बी ये ए को नहीं दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता है। रुधिर वर्ग ए बी है ना, ये किसको दे सकता है खून, है ना। तो रुधिर वर्ग ए बी केवल ए बी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, बहुत चालाक है ये, है ना। और रुधिर वर्ग ए भैया सबको दे सकता है, रुधिर वर्ग ओ सबको जो है रुधिर दे सकता है, क्लियर है ये चीज़ पूरा। अब है प्रश्न यहाँ पर, बताइए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक में रुधिर किस ताप पर रखा जाता है? जहाँ पर खून का, आप लोग देखे होगी खून का बैंक आता है ब्लड बैंक, वहाँ पर खून को किस ताप पर रखा जाता है? 4.5 डिग्री सेल्सियस पर या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। दूसरा, रुधिर को रुधिर बैंक में सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें मिलाया जाता है सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है, नहीं तो रुधिर खराब जाएगा। अगला, विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक का नाम बताइए। तो वो है रेड क्रॉस सोसाइटी, ये बैंक का नाम है, रुधिर बैंक का नाम है। अब पौधों में परिवहन कैसे होता है? पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है जो 2 प्रकार के जटिल ऊतकों से बना होता है, एक दारू यानी कि जाइलम और दूसरा पोषवाह यानी कि फ्लोएम। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण से घोल के रूप में तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा पौधे के समस्त भाग में पहुंचता है। मतलब पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम के माध्यम से सब तक पहुंचता है, और ज़मीन से भोजन, ज़मीन से जो हम खाद पानी देते हैं, इसको कौन पहुंचाता है? दारू यानी कि जाइलम के माध्यम से। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो सब लोग। बताइए यहाँ पर एक क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो भाई रोगों से शरीर की रक्षा करना, मैंने बताया था WBC का काम शरीर को रोगों से रक्षा करना। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं। बायां अलिंद, बायां निलय जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, दायां अलिंद, दायां निलय जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4, है ना। निम्न में से सर्वदाता रक्त समूह कौन है? ओ। सर्वग्राही कौन है? ए बी है। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है कौन? प्लेटलेट्स होता है। पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलती है? बताइए। पल्मोनरी सिरा बाएं अलिंद में खुलती है।
सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी है। आगे सही मिलान कीजिए। रक्त का तरल भाग जाइलम कहलाता है, गलत है। रक्त का थक्का जमना प्लेटलेट्स की वजह से होता है, ये सही है, बाकी सब गलत है ना। किस ब्लड ग्रुप में प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है? ब्लड ग्रुप ए बी में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीजन नहीं एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओके। किस रुधिर वर्ग में प्रतिजन अनुपस्थित होता है? ओ रुधिर वर्ग में प्रतिजन यानी कि एंटीजन। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन है? बताओ। ल्यूकोप्लास्ट। भाई क्लोरोप्लास्ट का काम है हरा रंग प्रदान करना, है ना। और जो है ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? कलर प्रदान करना, है ना। इसके बाद में एक कोश के जीव में परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा एक कोश के जीव में परिवहन होता है। अब बताइए मानव कोशिका तक ऑक्सीजन के पहुंचाने का सही क्रम क्या है? मानव कोशिका ऑक्सीजन तक कैसे पहुंचती है? बताइए भैया। तो पहले वायु जाती है नाक में, नाक से जाती है श्वास नली में, श्वास नली से जाती है फेफड़े में, फेफड़े से जाती है रक्त में, और रक्त से जाती है कोशिका में। इस तरह से शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। वायु के माध्यम से वायु नाक में जाती है, नाक से श्वास नली में, श्वास नली से फेफड़े में, फेफड़े से रक्त में, और रक्त से सारी कोशिका में। जैसे रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है तो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में पहुंच जाती है। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन से होता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जाइलम हो कहते हैं क्या? हाँ भाई सही है, जाइलम कहते हैं। आगे रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? बताइए। विलियम हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। शरीर का अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है तो किसमें होता है? हृदय में। हृदय के माध्यम से रक्त में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? है ना। अब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 40% भाग, है ना, 40 से 60 होता है। मेढक के हृदय में होता है 2 अलिंद और मेढक के हृदय में क्या होता है? 2 अलिंद और 1 निलय होता है। पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। रक्त के छनन की विधि क्या कहलाती है? अपोहन। और मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है खोपड़ी, जो है मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है?